हेलो दोस्तों, कहते हैं कि अगर सपने बड़े हों तो नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। ये कहानी एक ऐसी कंपनी की जिसकी शुरुआत जापान के एक छोटे से शहर में एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी के रूप में हुई थी, पर आज ये दुनिया में सबसे ज्यादा कार बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। हर साल ये दुनिया की किसी भी कंपनी के मुकाबले सबसे ज्यादा कार बेचती है। पर इस कंपनी में दो विजनरी बाप बेटों ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज की कहानी में हम जानने वाले हैं जापान की द जायंट कार मेकर टोयोटा के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी को शुरू किया था सकीची टोयोडा और उनके बेटे किशिरो टोयोडा ने। इन दो बाप बेटों ने मिलकर दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी और दुनिया की सबसे ज्यादा कार बनाने वाली कंपनी टोयोटा को खड़ा कर दिया। तारीख थी 11 जून 1894। जापान में सकीची टोयोडा के घर में किचिरो टोयोडा का जन्म हुआ। किचिरो ही वो इंसान थे जिन्होंने टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की शुरुआत की थी, लेकिन ये कंपनी कार कंपनी बनने से पहले ही एक और फील्ड में काफी अच्छा बिजनेस कर रही थी। टोयोटा पहले कार कंपनी नहीं बल्कि एक हैंडलूम कंपनी थी और कपड़ों को बना रही थी। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हैंडलूम बिजनेस बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छू रहा था। हर देश में तरह तरह की हैंडलूम कंपनीज बन रही थी। इसी टाइम इंडिया पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और हैंडलूम के बिजनेस की वजह से ही इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ कई बार आंदोलन भी हुए थे। हैंडलूम के बिजनेस को किचिरो के फादर सकीची ने स्टार्ट किया था और काफी ज्यादा आगे भी बढ़ाया था, पर इसी कंपनी को एक कार मेकर बनाया किचिरो ने। किचिरो के फादर सकीची को जापान में थॉमस एडिसन भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े इन्वेंटर थे। उनके इन्वेंशंस ने जापान में हैंडलूम के साथ साथ और भी कई फील्ड्स में क्रांति ला दी। सकीची के फादर एक सक्सेसफुल कारपेंटर थे। उनके जैसी कलाकारी इलाके में किसी को नहीं आती थी, इसीलिए सकीची की डिमांड भी काफी ज्यादा थी। सकीची अपने फादर की तरह थे मगर उन्हें कारपेंट्री में नहीं मशीनरीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। सकीची के बचपन में ही जापान के मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। उस वक्त अमेरिका की काफी सारी इंटरेस्टिंग बुक्स जापानीज में ट्रांसलेट होती थी और ये बुक जापानीज बुक से काफी ज्यादा हटके होती थी क्योंकि इनमें साइंस, इन्वेंशन, मॉडर्नाइजेशन की काफी सारी चीजें लिखी होती थी। जापानीज लोगों के लिए बहुत ज्यादा नया था और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ फैसिनेटिंग भी था। इन बुक्स को पढ़कर मशीन लवर्स नए नए इन्वेंशन को करने के लिए मोटिवेट होते थे, इसीलिए अमेरिकन बुक्स अमेरिका से ज्यादा जापान में सेल होने लगी थी। सकीशी ने भी एक ऐसी ही अमेरिकन बुक पढ़ी जिसमें उन्होंने हैंडलूम के बारे में पढ़ा और ये भी पढ़ा कि हैंडलूम के इन्वेंशन से कैसे अमेरिकन इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा फायदा हुआ। इस बुक में इन्होंने ये बात भी नोटिस की कि टाइम टू टाइम हैंडलूम मशीन में अमेरिका में अपडेट भी किया जाता रहा और अब वहाँ स्टीम इंजन से चलने वाली हैंडलूम मशीन्स का राज है। सकीशी ये सब जापान में करना चाह रहे थे मगर स्टीम इंजन से चलने वाली हैंडलूम मशीन्स बहुत ज्यादा महंगी होती थी। ये बात सुनकर ज्यादातर लोग तो यही कहते कि चलो छोड़ो कुछ और करते हैं, मगर सकीशी ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने बिना स्टीम वाली कॉस्ट इफिशिएंट हैंडलूम मशीन बनाने की प्लानिंग की। जापान में उस टाइम बहुत बड़े स्तर पर नेशनल मशीनरी एक्सपो हुआ करते थे। सकीशी ऐसे किसी भी एक्सपो को नहीं छोड़ते थे। वहाँ देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी मशीनरीज को शोकेस करती थी। सकीशी वहाँ जाते और हर मशीन के मैकेनिज्म को देखते और उसे समझने की कोशिश करते। इसी वजह से उनके दिमाग में अलग अलग आइडियाज जन्म लेते रहे। आप खुद ही सोच सकते हैं कि 1891 में जब वो 24 साल के थे तभी उन्होंने अपना पहला हैंडलूम सक्सेसफुली बना लिया था। इसका नाम रखा टोयोटा वुडन हैंडलूम। इसे हाथ से चलाया जा सकता था और ये पुराने हैंडलूम से काफी ज्यादा अच्छा था। इन्होंने इसे पेटेंट भी करवा लिया, लेकिन सकीशी एक विजनरी इन्वेंटर थे। वो हमेशा कुछ अलग करना चाह रहे थे, इसीलिए वो हैंडलूम को और भी ज्यादा इफिशिएंट बनाने के लिए मेहनत करते रहे और 5 साल के अंदर ही 1896 में इन्होंने जापान का पहला परफेक्टली स्टील और वुडन से चलने वाला हैंडलूम बनाकर तैयार कर डाला। इसका नाम रखा टोयोटा पावर लूम। इसकी एफिशिएंसी और कम कॉस्ट की वजह से इसने हैंडलूम की फील्ड में क्रांति ला दी थी। ऐसे ही इन्वेंशंस को करते हुए ईयर 1926 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी टोयोटा ऑटोमेटिक लूम वर्क्स लिमिटेड की शुरुआत की और जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तो जापान में ऑटोमेटिक लूम्स की क्रांति आ गई। उनके इन्वेंशंस ने यूरोपियंस तक को प्रभावित किया। सकीशी एक विजनरी इन्वेंटर थे और वो ये चाहते थे कि उनका बेटा किचिरो भी वैसा इन्वेंटर बने। उनका ऑटोमेटिक लूम्स का बिजनेस जबरदस्त चल रहा था, पर 1930 में सकीशी टोयोटा की मौत हो गई। बहुत से लोगों का मानना है कि सकीशी ने अपने बेटे से आखिरी इच्छा बताई थी कि वो एक कार कंपनी बनाना चाहते हैं, इसीलिए किचिरो ने कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को खंगाला और इस फील्ड में उसने काफी ज्यादा पोटेंशियल
पोटेंशियल देखा, फिर उसने टोयोटा लूम वर्क्स बिजनेस के अंदर ही ऑटो डिवीजन स्थापित कर दिया और कार प्रोटोटाइप पर काम करना स्टार्ट कर दिया। 2 साल के अंदर ही उसने पहली कार बनाकर तैयार कर दी, नाम रखा टोयोटा मॉडल A1 और कुछ महीनों के बाद ही टोयोटा ट्रक प्रोटोटाइप G1 भी लॉन्च कर दिया। इसके बाद 1937 में किशिरो ने टोयोटा लूम वर्क्स से अलग एक इंडिपेंडेंट कंपनी स्टार्ट की, नाम रखा टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन। पर कंपनी का नाम एकदम से टोयोटा से टोयोटा क्यों हो गया? तो जापानीज लैंग्वेज में टोयोटा को लिखते वक्त 8 बार हाथ फेरना पड़ता है और जापान में नंबर 8 को बहुत ज्यादा लकी माना जाता है। इसके अलावा टोयोटा को प्रोनाउंस करना भी आसान है, इसीलिए कंपनी का नाम बदलकर टोयोटा से टोयोटा कर दिया गया। आपको तो पता होगा कि एक इन्वेंटर होने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है, बार बार फेलर फेस करना पड़ता है। जिस तरह किशिरो के पिता ने बार बार फेलर का सामना किया, उसी तरह किशिरो को भी बार बार फेलर्स का सामना करना पड़ा। टोयोटा मोटर्स कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के 2 साल के अंदर ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और जापान के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 में क्या बीती ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जापानीज सरकार ने कार्स की मैन्युफैक्चरिंग पर अपने देश में रोक लगा दी और सभी कार कंपनीज को केवल मिलिट्री के लिए ट्रक बनाने का फरमान जारी कर दिया। एक तरफ तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की फील्ड में टोयोटा क्रांति लाना चाहते थे, मगर उन्हें मजबूरन ट्रक बनाने पड़े। पूरे वर्ल्ड वार में टोयोटा ने यही काम किया। वार खत्म होने के बाद भी जापानीज सरकार ने कार की मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा रखी थी और वर्ल्ड वार की वजह से कंपनी के प्लांट्स पहले ही तबाह हो चुके थे। वार खत्म होने के बाद जब वो कुछ करना चाहते थे तो गवर्नमेंट उनका साथ नहीं दे रही थी। इसी को देखते हुए किशिरो ने बाकी सभी जापानीज कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। ये आंदोलन सक्सेसफुल साबित हुआ और उन्हें कार मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन दे दी गई। लेकिन ईयर 1950 के दशक की शुरुआत में ही कोरियन वार हो गया। इस वार में टोयोटा ने कोरिया को ट्रक सप्लाई करके काफी ज्यादा मुनाफा कमा लिया। अब टोयोटा ने नए सिरे से स्टार्टिंग करने की सोचा और कंपनी अमेरिकन ब्रांड्स की कॉपी करके कार बना रही थी। अब वो कंपनी खुद की डिजाइन के साथ कार बनाने लगी। ये डिजाइन अमेरिकन ब्रांड से काफी ज्यादा अच्छी मानी गई। इस बीच 1952 में किशिरो की भी मौत हो गई, पर टोयोटा कंपनी ने अपना हौसला नहीं खोया और सभी प्रॉब्लम से निपटते हुए आगे बढ़ती रही और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1970s में दुनिया में ऑयल क्राइसिस आ गई। पूरी दुनिया में लोगों के पास पैसे की कमी महसूस होने लगी। अमेरिका में भी यही हुआ। इस प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा परेशान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हुई, मगर टोयोटा जो पहले से ही एक विजन के साथ तैयार हुई कंपनी थी, उसने इतने बड़े क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी देखी और कम कीमत में कॉम्पैक्ट गाड़ियां बनाना स्टार्ट किया। अमेरिका में इन गाड़ियों की डिमांड बढ़ने लगी क्योंकि उस वक्त अमेरिकन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था जिससे वो अमेरिकन ब्रांड्स की महंगी और बहुत कम माइलेज देने वाली गाड़ियां खरीद सके। 1966 में ही टोयोटा ने कॉम्पैक्ट कोरोला मॉडल लॉन्च किया। 1997 आते आते ये कार अमेरिका के बड़े बड़े कार ब्रांड्स को पीछे छोड़कर दुनिया की बेस्ट सेलिंग कार बन चुकी थी। उस टाइम इस कार की 3 करोड़ 50 लाख यूनिट सोल्ड हुई थी, जो कि अनबिलीवेबल था। 1974 से लेकर आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा कार अगर कोई बिकती है तो वो टोयोटा कोरोला ही है। 2021 तक इसकी 12 जनरेशन लॉन्च की जा चुकी हैं और अब तक 5 करोड़ टोयोटा कोरोला बिक चुकी हैं। इसके अलावा टोयोटा की लैंड क्रूजर जिसमें 3.5 लीटर का V6 ट्विन टर्बो इंजन लगा है, वो मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये इतनी शानदार और पावरफुल कार होती हैं कि रेगिस्तान में भी ऐसे चलते ही मानो हाईवे पर चल रही हो। मिडिल ईस्ट के अलावा रशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी यूज की जाती है और अफ्रीका में इसका यूज खास करके किसान करते हैं। वहीं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया जैसे देशों में टोयोटा की फॉर्च्यूनर काफी ज्यादा पॉपुलर है। टोयोटा को आज अपनी रिलायबिलिटी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और आंकड़ों के मुताबिक लगभग 80% टोयोटा कार्स जिन्हें 20 साल पहले बेचा गया था आज भी वो रोड पर सही सलामत चल रही हैं। इसीलिए तो कोरोना जैसी पैंडेमिक के दौरान भी यानी पिछले साल टोयोटा ने 1 करोड़ से भी ज्यादा कार्स को बेचा था, जो पूरी दुनिया में किसी भी कार कंपनी के मुकाबले नंबर 1 है। अगर मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो टोयोटा बस टेस्ला से ही पीछे है। आज इस कंपनी की नेट मार्केट वैल्यू लगभग $300 बिलियन है, जो मर्सिडीज बेंज, BMW और फोर्ड जैसी कंपनी से कहीं ज्यादा है। आज इस कंपनी के CEO अकियो टोयोडा हैं, जो टोयोटा के फाउंडर किशिरो टोयोडा के पोते हैं। टोयोटा को एक ब्रांड नहीं बल्कि एक इन्वेंशन
विजन कहा जाता है, जिसकी सक्सेस के पीछे दो महान इंसानों का विजन है। आप टोयोटा के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।